फिर से कूल ऑफ हो रही है रिकवरी। और खैर एनडीए का मामला अब 308 पर पहुंच गया है, 308 वर्सेस 206। ये अगर 320-25 क्रॉस करना शुरू करेगा ना तो मार्केट में फिर वापस सरपट रिकवरी आएगी। 307 308 तो हो गया, अगर ये वापस बढ़ने लगा और 325 क्रॉस करने लगा। खैर एनीवे एक काम करते हैं, वॉलेटिलिटी बहुत है और जब भी इतनी वॉलेटिलिटी आती है ना हम एक इंसान की तरफ रुख करते हैं, कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह। और मेरे ख्याल से लेकर आइए ज़रा उनको। ऐसी वॉलेटिलिटी में उनसे एक बेटर शायद कोई वॉइस है नहीं, थोड़ा सा एक सूदिंग वॉइस जिसकी ज़रूरत है। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग। अब देखिए मामला खैर अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन अभी एनडीए 307 और इंडिया 207, अगर ये मामला ऐसे ही रहा तो मार्केट के लिए क्या वर्डिक्ट होगा फिर? एक अनुज भाई, ये सब अर्ली लीड्स हैं एंड मार्केट एक्चुअल रिजल्ट के लिए राह देखेगा। ऑब्वियसली इन बिटवीन रिएक्शन आते रहेंगे एंड बिकॉज अब तक के रुझान एग्जिट पोल के या मार्केट की एक्सपेक्टेशन से काफी अलग है, हम मार्केट में करेक्शन देख रहे हैं। बट एज लॉन्ग एज मार्केट को एक स्टेबल गवर्नमेंट मिले, फिर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स प्ले करेंगे। फोर्थ क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर था, 8.2 जीडीपी ग्रोथ FY24 में भी लोगों के अंदाज से काफी ऊपर था। वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं बट कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी एलिवेटेड लेवल पे है और लिवरेज कम लेवल पे है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन ऑब्वियसली इस प्रकार के रुझान पे एक्सपेक्टेड है। बट मार्केट फाइनली यही देखेगा क्या हमें एक सक्षम सरकार मिलती है और वह इस ग्रोथ को, इस फाउंडेशन के ऊपर आगे क्या काम करती है। नीलेश भाई एक चीज़ है, इस मार्केट ने एक पिछले कुछ खासतौर से 6 महीने में एक ऑल इन किया हुआ है पीएसयूज में, डिफेंस में, रेलवेज में। क्या वहाँ पर फिर तगड़ा झटका लगेगा अगर ये उस मेजॉरिटी में सरकार नहीं आई तो? या फिर अगर कुछ चेंजेस हुए यहाँ पर तो, या फिर वो ग्रोथ स्टोरी अभी भी एज इट इज़ इंटैक्ट है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं। एक अगर आप डिफेंस स्टॉक्स को देखें तो वहां पे वैल्यूएशन काफी ऊपर है, बट जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर सकती है, जिस कंपनीज में टेक्नोलॉजिकल सक्षमता है, उनके स्टॉक पे बहुत बड़ा करेक्शन नहीं दिखता। आज दुनिया में दो युद्ध चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप में। उसके तहत हर देश अपने रिजर्व्स डिफेंस इक्विपमेंट और एम्यूनेशन के ऊपर बिल्ड कर रहा है। जिस कंपनी के पास स्पेयर कैपेसिटी है और जिसके पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है जो इस एक्सपोर्ट्स मार्केट को कैटर करे, उसे बड़ा झटका नहीं लगना चाहिए। नई सरकार जो भी बनेगी वह भी पीएसयूज को सपोर्ट ही करेगी, चाहे रेलवे हो, रोड हो, कंस्ट्रक्शन हो। तो मेरे हिसाब से एक इनिशियल झटका जरूर आ सकता है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, बट उसके बाद इंडिविजुअली कंपनीज में किस प्रकार की क्षमता है उसके हिसाब से उनके दाम फिर भी बढ़ सकते हैं। और अनुज भाई, हम काफी समय से कह रहे हैं कि कोविड के बाद जिस प्रकार का रिटर्न हमने देखा है उसकी अब पुनरावर्तन होना थोड़ा मुश्किल है। तब बेस चीप वैल्यूएशन का था, आज फेयरली प्राइस्ड वैल्यूएशन है, तो आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थोड़े मॉडरेट तो करने ही पड़ेंगे। नीलेश सर हाय, गुड मॉर्निंग। पता है जब नीलेश सर सैटरडे को शाम को वो एग्जिट पोल के सारे आउटकम्स देख रहा था, तो उसके बाद जब मैं ब्राउज कर रहा था तो सबकी कमेंट्रीज देख रहा था। सब बड़े से यूफोरिक मूव्स की बात कर रहे थे, बड़े उत्साह में थे। आपकी इकलौती कमेंट्री बड़ी बड़ी रिस्ट्रेंट सी नजर आ रही थी और हिस्टोरिकल एवरेजेस को देख के ऐसा लग नहीं रहा था वैल्यूएशन स्ट्रेच है, लेकिन आपने फिर भी उस पर कंसर्न शायद उठा रखे थे। क्या वाकई वैल्यूएशन जहां पे थे स्ट्रेच नजर आ रहे थे? और क्या वाकई अगर एग्जिट पोल की राह में चलते भी तो भी रिस्ट्रेंड ही एक्शन देखने को मिलता भारतीय बाजारों में? आप लोग की निफ्टी पर रीडिंग क्या है, बाजार के वैल्यूएशंस पर रीडिंग क्या है? सो
वैल्यूएशंस हम कहेंगे कि फेयरली प्राइस्ड है। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो काफी ऊपर है हिस्टोरिकल एवरेज के, बट प्रॉफिटेबिलिटी टू जीडीपी रेशियो भी एलिवेटेड लेवल पे अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से काफी ऊपर है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली लेवरेज टू जीडीपी रेशियो कॉर्पोरेट्स के लिए अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे है। तो इन तीनों चीजों की वजह से वैल्यूएशंस अपनी फेयर प्राइस के ऊपर है। बट जो आपके रिटर्न्स हम काउंट कर रहे हैं कोविड समय से, वह तो 10 टाइम 11 टाइम अर्निंग्स पे कैलकुलेट किए थे। वहां पे एक री रेटिंग हमने देख ली 10 टाइम की 20 टाइम होते हुए। अब 20 की 40 टाइम होते हुए तो हम नहीं देख रहे हैं। अब तक के रिटर्न में जितना प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ने कंट्रीब्यूट किया है, उससे ज्यादा पी री रेटिंग ने कंट्रीब्यूट किया है। आने वाले समय में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ही मार्केट को आगे लेके जाएगी। और इसीलिए हमने थोड़ी रिस्ट्रेंट कमेंटरी दी थी कि भाई इवेंट सामने है एंड वैल्यूएशंस सारी इवेंट को पॉजिटिवली डिस्काउंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएस फेड कह रहा है कि हम रेट काटेंगे बट जब डेटा अच्छा मिलेगा तब। बट मार्केट कन्विंस्ड है कि आज नहीं तो कल आप रेट काटेंगे। आईएमडी ने कहा है मॉनसून नॉर्मल होगा, मार्केट कन्विंस्ड है कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल रहेगा। इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया था कि एक स्टेबल गवर्नमेंट, कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट आ रही है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स में मार्केट ने 15-20% ग्रोथ डिस्काउंट करके बैठा है। अब सारी चीजें पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिकली डिस्काउंट करके बैठे हैं। एंड अगर ये सारी चीजें उसी तरह से होती है तो डेफिनेटली मार्केट में बढ़ावा मिलेगा, बट वो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ से मिलेगा, री रेटिंग से नहीं मिलेगा। अच्छा नीलेश जी, अब ये जो आज हम स्क्रीन पे शॉक झेल रहे हैं, है ना, वो तो खैर है, बट जैसे कि आप आशीष ने भी वैल्यूएशंस की बात करी, 2 इवेंट्स और लाइंड अप हैं और उसमें से एक महत्वपूर्ण इवेंट है मॉनसून, जिसके अब तक मैट की टिप्पणी के मुताबिक अच्छा रहेगा। ये आपको किस तरफ झुकाव रखने की बात कह रहा है? आई मीन स्पेशली एफएमसीजी पे आपका टेक, ट्रैक्टर कंपनियों पर आपका टेक इस वक्त? सो एक 3 क्षेत्र है जिन्होंने 4 क्षेत्र हैं एक्चुअली जिन्होंने पिछले 2-2.5 साल में कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। पहला एफएमसीजी, दूसरा प्राइवेट बैंक, तीसरा आईटी और चौथा केमिकल। अब एफएमसीजी क्षेत्र में मॉनसून का बड़ा दान रहता है। मॉनसून अच्छी, बारिश अच्छी हो तो एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है और मास मार्केट एफएमसीजी आइटम में वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर इस बार बारिश अच्छी होती है तो उम्मीद है कि जो डी रेटिंग हुई है एफएमसीजी स्टॉक की, वहां पे प्रॉफिट ग्रोथ के साथ थोड़ी री रेटिंग भी देखने को मिले। हाँ, बिल्कुल ठीक है। खैर अब देखते हैं वो मॉनसून आज थोड़ा सा आज स्ट्रीट वैसे स्क्रीन्स देखें तो वही एफएमसीजी, ये हाँ हेल्थ केयर, ये सब थोड़े से डिफेंसिव टाइप बेट्स आउट परफॉर्म करते हैं। पूरा डिफेंसिव ही थोड़ा बहुत, जो पॉकेट ठंडी पड़ी हुई थी आज थोड़ा सा आउट परफॉर्म। या फिर एक और पॉकेट जो आउट परफॉर्म कर रही है, पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, सुबह चर्चा हुई थी इकोनॉमी प्लस क्रूड। हाँ, प्राइवेट प्लेयर्स, एचपीबीपी भी चलते हैं अगर ये इलेक्शन वाला अनसर्टेनिटी नहीं होती तो, लेकिन एशियन पेंट्स ये सब स्टॉक्स जो हैं ये थोड़े से चल रहे हैं। नीलेश भाई, ये ऐसे स्टॉक्स कुछ रखेंगे पोर्टफोलियो में या कुछ वेट बढ़ाएंगे यहाँ पर? सो अनुज भाई, आज की प्राइस मूवमेंट को मेरे हिसाब से थोड़ा अनदेखा करना चाहिए। जिस स्टॉक में बिकॉली ज्यादा रहेगी वहीं पे प्राइस करेक्शन ज्यादा रहेगा। मेरे हिसाब से आज हमें थोड़ा साइड पे रहना चाहिए। लेट एक्चुअल नंबर्स कम आउट एंड देन हम देखते हैं कि किस प्रकार की सरकार बनती है और किस प्रकार की पॉलिसीज अनाउंस होती है। अगर फोकस कंजम्पशन बूस्ट पे रहेगा तो डेफिनेटली एफएमसीजी, कंज्यूमर स्टेपल, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। अगर फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की तरफ रहेगा तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स कंपनी पे देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस वक्त आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें इस वक्त की प्राइस मूवमेंट को देख के कोई बहुत बड़ा मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आने दीजिए, अनाउंसमेंट होने दीजिए और इस हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। एक गुजारिश है लोगों से कि भाई
यह लंबी अवधि के लिए निवेश करने का मौका है। हमारी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की अब तीसरे नंबर पे बनने जा रहा है। आगे जाके विकसित भारत की भी ख्वाहिश है। तो हमें ये पूरी जर्नी के लिए इन्वेस्ट करना है रादर देन आज के लिए। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है लॉन्ग टर्म के लिए है, सिर्फ आज के लिए नहीं है। ये सोचकर आपको काम करना है। चलिए नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अब एक काम करते हैं, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।